हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट 2025 की वैकेंसी से रिलेटेड मैं कुछ बताने वाला हूँ आपको। और ये अभी अनाउंसमेंट हुई है वैकेंसी, जो कि 4,987 वैकेंसीज है। एक अच्छी संख्या में ये वैकेंसीज आई हुई हैं। और पता है आपको इसकी योग्यता क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन केवल 10th पास चाहिए और अच्छी खासी रेपुटेड जॉब है ना। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के नाम से जानी जाती है। इससे पहले ये 2023 में वैकेंसी आई थी। 2024 में इसकी कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। ठीक है ना भाई? तो और 2023 में भी आप देखोगे ना, 2022-23 में तो इसकी संख्या कम ही थी, जैसे 1500 2000 के लमसम में इसकी वैकेंसीज आई थी। ठीक है, तो इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2024 और 2025 दोनों की वैकेंसीज को मिला करके ये वैकेंसी अनाउंस की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से वैकेंसी अनाउंस की जाती है। और ये जो आईबी जो आता भी है वो भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही आता है। तो अच्छा चांस है। और केवल 10th पास आउट्स के लिए ही नहीं, बल्कि आप 12th हो या ग्रेजुएट्स हो या जो भी मतलब ये चाह रहे हो कि हम एक बार दे करके देखें, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको कंडीशंस भी बताऊंगा। इस एग्ज़ाम की कुछ कंडीशंस भी अलग है। ठीक है, तो मतलब एक अच्छा लेवल पे एग्ज़ाम जाएगा। है तो 10वीं लेवल का एग्ज़ाम, लेकिन लेवल एग्ज़ाम का थोड़ा ठीक ठाक जाने वाला है। और हर वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है जो 27 साल की उम्र तक है ना। 27 साल की उम्र तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, एससी एसटीज वालों को भी एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। इसमें क्या है, जो इसके ऑनलाइन फॉर्म्स आएंगे वो आएंगे 26 जुलाई से। ठीक है, और लास्ट डेट है इसकी 17 अगस्त। तो कम ही समय है। ठीक है, 15-20 दिन के आसपास का समय है। तो इसके अंदर आप फॉर्म को फिलअप कर दें। फॉर्म की फीस रखी गई है 650 रुपीज़। भाई वैकेंसी भी ठीक है ना। बेशक 10th लेवल का है, बट आपको आईबी सबको ही नहीं बटोरती है, आपको ये ध्यान रखना है। आईबी मीन्स आप नाम से ही समझ सकते हैं कि आईबी का कुछ तो दम होता है ना। तो आईबी में अगर जाना है तो आपको ये 650 के फॉर्म को भरना पड़ेगा। और इसमें फीस में भी आपको अभी मैं रिलैक्सेशन बताऊंगा, वहाँ पर भी थोड़ा सा छूट मिला हुआ है, लेकिन अनरिजर्व्ड को नहीं है। जनरल कैटेगरी के लोगों को छूट नहीं मिली हुई है। ठीक है जी, तो आप लोग ध्यान से देखिए और मैं बताता हूँ कि इसका एग्जाम पैटर्न वगैरह भी कैसा होने वाला है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पैटर्न भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बस आप गए और एग्जाम दिया और चले आए। ठीक है ना, तैयारी भी होनी चाहिए। लेवल बेशक 10th का बताया जाता है, लेकिन इसका जो लेवल ऑफ एग्जाम होता है वो बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, हायर लेवल तक जाता है। ये इनके नोटिफिकेशन में मार्क किया गया है। ठीक है ना, इनका नोटिफिकेशन और जो वैकेंसी का जो वो है ना लेटर, वो आपको टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए। जो बच्चे काफ़ी समय से लगे हुए हैं, तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं, या जिनको अच्छा लाइक अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जॉब्स के अंदर कि मुझे और भी एसएससी के अलावा, है ना, रेलवे के अलावा कहीं और भी वैकेंसीज़ का मौका मिले तो हम उसको देंगे। तो इस तरह के स्टूडेंट्स भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबके लिए ही है, ये नहीं कहा जा सकता कि केवल आप 12th की वैकेंसी और सॉरी 10th की वैकेंसी आई है तो 10th एप्लीकेंट्स ही भरें। और सबको पता है कि केवल 10th एप्लीकेंट्स ही नहीं भरेंगे। इसमें जो ग्रेजुएट्स होंगे वो भी भरेंगे, और जो 12th पास आउट होंगे वो ही भरेंगे। जो पिछले साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं ना, वो लोग भी इस एग्ज़ाम को भरेंगे ही भरेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। जॉब सबको चाहिए, और आईबी की जॉब हो तो कौन मिस करना चाहेगा? कोई नहीं मिस करना चाहता है। ठीक है ना भाई? तो चलिए शुरू करते हैं और इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देते हैं आपको कि बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। फॉर्म तो आपके 26 जुलाई से ही ओपन किए जाएंगे। ठीक ना? और जहाँ तक सैलरी की बात है, सैलरी भी इसके अंदर ठीक ठाक मिलने वाली है। लगभग 45-46 हज़ार के आसपास बन जाती है आपको। आईबी में एक
एक महीने की सैलरी पूरे साल में एक्स्ट्रा मिलती है, 20% एडिशनल अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं। खैर ये सब बातें फर्दर है, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, ज्वाइनिंग करने के बाद की बातें होती हैं, ठीक है। फिलहाल तो तैयारी करना, इस एग्ज़ाम को अप्लाई करना और इस एग्ज़ाम में स्कोर करना और अपने नंबर को लाना ही बहुत बड़ा काम है, तो उसको पहले देखा जाए, है ना। सैलरी वैलरी पोस्टिंग्स वगैरह वो सब बात की बात है। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, टोटल वैकेंसी जो यहाँ पर है वो 4987 है और ये ठीक ठाक वैकेंसी है ना। तो 4987 वैकेंसीज है। आपको किसी एक सीट, एक वैकेंसी की ज़रूरत है, आप उस एक वैकेंसी के लिए दम लगा के तैयारी करिए, ज़रूर कुछ ना कुछ बेहतरीन हो जाएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 26 जुलाई 2025 को होने वाली है और इसका लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो होगा वो 17 अगस्त 2025 को इसको क्लोज कर दिया जाएगा। पे स्केल जो आता है वो लेवल 3 का पे स्केल आता है, 21,700 से 69,100 के आसपास आता है। अलाउंसेस वगैरह इसके अंदर एक्स्ट्रा आपको मिलते हैं, ठीक है। तो लमसम जो सैलरी वगैरह बनती है ये आप मान के चलिए 45-50 का लमसम में आपकी सैलरी बन के तैयार होती है। तो ठीक ठाक एक अच्छी सैलरी भी है, 10th पास आउट पर इस लेवल की सैलरी ठीक ठाक आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। व्हाट अबाउट एज, इसमें एज का क्या होने वाला है, एज कैसी रहेगी, कितनी रहेगी। तो पहले हमने डिस्कस किया, इसमें 18 ईयर मिनिमम है एज और 27 ईयर जो है वो मैक्सिमम है। ये किसके लिए है, ये जनरल कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व्ड जनरल के लिए है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन जो मिलने वाला है वो ओबीसी के लिए 3 साल का है, यानी कि 27 से ये अप टू 30 ईयर तक होगा। और SC ST के लिए ये 5 साल होने वाला है, यानी कि 32 साल तक के स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एज का आपको ध्यान आया कि मिनिमम एज आपकी 18 ईयर होनी चाहिए, अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरीज के लिए 27 ईयर होनी चाहिए। ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पे। नेक्स्ट बात देखते हैं, इसमें जो आपको सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन जो सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वो सर्टिफिकेट्स कौन कौन से चाहिए आपको। तो देखिए, एक तो हमने बताया कि 10th पास एलिजिबल है इसके लिए, तो 10th पास स्टूडेंट्स के लिए 10th पास सर्टिफिकेट जरूरी है, 10वीं पास होना चाहिए स्टूडेंट को, ठीक। और इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस शहर से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ का आपको एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए, ठीक है ना। और एक नॉलेज ऑफ द एनी लोकल लैंग्वेज, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, किसी एक लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है, एज पर द नोटिफिकेशन। तो कोई एक लोकल लैंग्वेज की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि जब पोस्टिंग्स वगैरह आती है तो आपके लोकल लैंग्वेज के आधार पर आपकी पोस्टिंग्स की जाती है। जैसा कि आप देखते हैं, आईबी हर जगह है, आईबी आप पूरे देश में देखेंगे ना, जिसको खुफिया एजेंट्स कहा जाता है, वो साधारण कपड़ों में घूमते रहते हैं, सबकी खबर रखते हैं और वो हर हरकत की खबर जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तक पहुंचाती है। लेकिन ये पता नहीं होता है कि कौन बंदा आईबी का है। जैसे पुलिस की वर्दी होती है, वैसे आईबी वालों की कोई वर्दी नहीं होती, सिविल ड्रेस होता है, साधारण आदमी की तरह घूम रहे होंगे, आप ही के बीच में खड़े होंगे, आप ही बातें कर रहे हैं, आप ही की बातों को वो रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने मेमोरी में या डाटा में, और वो चीज़ें उससे आप पता लगाया जाता है कि वो कौन है, ठीक है। तो आईबी का काम बेसिकली यही है, खुफिया एजेंट का काम करना, और वो जो भी गतिविधियां हैं हमारे राज्य में, हमारे शहरों में, उन शहरों की सारी खबरों को पहुंचाने का काम आईबी का होता है, ठीक है। तो वो आपको ऐसे नहीं दिखेंगे और पुलिस वालों की तरह भी नहीं दिखेंगे, है ना, किसी सरकारी एम्प्लॉय की तरह भी नहीं दिखेंगे जहाँ अपना राग अलापते हुए दिखेंगे कि भैया नहीं मैं तो आईबी का बंदा हूँ, ये वो लोग नहीं, वो बिल्कुल टॉप सीक्रेट होते हैं, हर चीज़ उनका टॉप सीक्रेट होता है, वो किसी को कोई चीज़ बता नहीं सकते, बताया नहीं जाता है। ये जब उनकी ज्वाइनिंग होती है तो उनको ये बातें सब साइन करके देना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन आईबी की जॉब होती बेहतरीन है, लोग प्रेफर करते हैं आईबी की जॉब में जाने के लिए। एग्जाम पैटर्न अगर हम देखें तो एग्जाम पैटर्न कैसे होने वाला है, देखिए इसमें होंगे भाई 3 टायर, ठीक है ना,
कितने टायर होने वाले हैं? टायर होंगे इसमें 3, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड होगा भाई, मिनिमम मार्क्स फॉर कॉपी चेक। मतलब आपकी कॉपी भी चेक नहीं की जाएगी अगर आपके मिनिमम मार्क्स नहीं आए जो आपसे डिमांड किया गया है आईबी की तरफ से। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है। टायर 1 जो होने वाला है ये 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज के होंगे, 5 पार्ट में ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चंस ईच पार्ट में आएंगे, जिसमें आपका इंग्लिश है जो आप हर एग्जाम्स के लिए मोस्टली आप प्रिपेयर करते हैं, जैसे आप एसएससी कर रहे हो, है ना, आप किसी और एफसीआई कर रहे हो या डी ट्रिपल एस भी कर रहे हो, तो इंग्लिश आप करते ही हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की तैयारी आप कर ही रहे हैं, पहले से ही कर रहे होंगे, जो भी कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हैं, जो अभी नए आने वाले हैं 10th की वैकेंसी पर आएंगे, वो भी इसकी तैयारी उनको करनी ही पड़ेगी। देखिए मैं फिर कहूँगा कंपटीशन आसान नहीं होने वाला है, आप इसको 10th लेवल तो लेके मत चलिएगा कि 10th लेवल के बच्चे अभी जो जो जुम्मा जुम्मा पास हुए हैं वही भरेंगे। ठीक है, इसमें जो भी 27 साल, 30 साल, 32 साल की एज तक के लोग होंगे ना, वो सब भरेंगे, क्योंकि भाई सबको चाहिए नौकरी, और सब ऐसी तैसी करा रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, एक एक नंबर से 0.25 0.50, है ना, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह जा रहे हैं। और जो जुम्मा जुम्मा अभी 10th पास करके निकला है, अगर वो सोचेगा कि मैं 18 साल का हूँ, मैं जा करके अप्लाई कर देता हूँ, मेरा तो हो जाएगा, 10वीं का लेवल है, तो थोड़ा उसको सतर्क रहना चाहिए। ठीक है, और ये सबको क्लियर जानकारी होनी चाहिए कि किसकी जॉब होने वाली है, कौन सी जगह पे होने वाली है, वो किस लेवल तक तैयार है। तो जिसको पता है कि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, वो हर बच्चा इसके अंदर अप्लाई करने वाला है ना। जो जॉब सिक्योर नहीं कर पा रहा है, किसी अपर लेवल में नहीं जा पा रहा है, तो अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर चलेगा और वो इस फॉर्म को भरेगा। तो आपका कंपटीशन देखना है कि आपके साथ वालों के साथ तो नहीं होने वाला है, बहुत बहुत धुरंधरों के साथ होने वाला है। ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं हकीकत बयां कर रहा हूँ, आपको ये जानकारी पहले से होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको उनके लेवल पे शुरू से ही चलना पड़ेगा, एग्जाम से पहले उतना समय देना पड़ेगा जितना वो तैयार कर चुके हैं। जनरल स्टडीज, ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस आएगा, जनरल स्टडीज, यानी 5 पार्ट्स में इसको बांटा गया है, 20-20 क्वेश्चन सारे आएंगे। आपको ये देखना है कि 1/4, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन आपका कट जाएगा, मतलब 4 गलत पर एक सही कट जाएगा आपका। ठीक है, तो 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, ये भी आपको देखना है। टाइम टायर 1 का 60 मिनट है। चलिए थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं कि किसकी कॉपी चेक होगी। ठीक है, आईबी के एग्जाम में टायर 1 में किसकी कॉपी चेक होगी, किसकी कॉपी को उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तो वो देखिए टायर 1 का क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होने वाला है। देखिए ये क्वालिफाइंग का मतलब आप यहाँ पर कॉपी चेक समझिएगा, है ना, मिनिमम मार्क्स समझिएगा। मिनिमम मार्क्स क्या होने वाला है? ठीक है, इस एग्जाम में मिनिमम मार्क्स आपको कितने लाने होंगे ताकि आपकी कॉपी चेक हो सकेगी। ठीक है, तो अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 35 मार्क्स लाने हैं। 100 में से अगर जिस स्टूडेंट के 35 मार्क्स आए हैं, 35 मार्क्स आए हैं, वही स्टूडेंट जो होगा ना, उसकी कॉपी चेक की जाएगी भाई, मेरिट की बात नहीं हो रही है, चेक की जाएगी। ओबीसी के लिए रिलैक्सेशन 1 मार्क्स का मिला हुआ है। ठीक है, एक एक मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या लेवल होने वाला है। ठीक है, तो ओबीसी के कम से कम 34 मार्क्स चाहिए, और एससी एसटी वालों को कम से कम 33 मार्क्स लाना होगा। जब 33 मार्क्स, 34 मार्क्स, 30 मार्क्स आएंगे, वही लोग एलिजिबल होंगे कॉपी चेक होने के लिए। अब कॉपी चेक होने के बाद की बात आती है मेरिट की। ठीक है, कॉपी चेक के बाद होगी मेरिट की बात, तो ये सेकेंड पोर्शन है। ठीक है, उसके बाद किस किस को टायर 2 के लिए बुलाया जाता है, वो इसके बाद डिसाइड होगा। टॉप से कितने बच्चे लिए जाएंगे नीचे तक, ये वो लोग डिसाइड करके अकॉर्डिंग टू मेरिट बताएंगे कि मेरिट कितनी गई है। तो सेकेंड टायर में कौन कौन एग्जाम लिखने वाला है ये पता चलेगा कॉपी चेक होने के बाद। और कॉपी चेक होने के लिए मिनिमम मार्क्स चाहिए 35, 34, 33, ये अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से नोट डाउन कर लीजिएगा।
आगे आते हैं एग्जाम का पैटर्न सेकंड क्या है। देखिए टायर 2 जो होने वाला है वो होने वाला है डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पिछला जो था वो ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर होने वाला है डिस्क्रिप्टिव। जिसकी कॉपी चेक हो चुकी है वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए अकॉर्डिंग टू मेरिट शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उन लोगों को टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। कितने कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे वो फर्दर बाद में पता चलेगा अकॉर्डिंग टू मेरिट। 40 मार्क्स का आपको ट्रांसलेशन ऑफ अ पैसेज ऑफ 500 वर्ड्स फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में आपको जो भी भाषा है आपकी, पूरे देश में एग्जाम होने वाला है तो पूरे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा होती है, तो जिसकी जो लोकल भाषा है, ठीक है, जैसे हमारी हिंदी अगर लोकल भाषा है तो हमें हिंदी से इंग्लिश में एक पैसेज को ट्रांसलेट करना होगा जो कि 500 वर्ड्स का पैसेज आने वाला है। तो यहाँ पर आपको कहने का मतलब क्या है कि इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए और वोकैबलरी भी होनी चाहिए। वोकैबलरी क्यों कह रहा हूँ इस एग्जाम में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको लिखना है। बहुत साधारण साधारण से शब्दों का अगर इस्तेमाल करेंगे और गलती से आपका लेटर या कोई चीज आपने ड्राफ्ट करके भेजा है कहीं, कॉन्फिडेंशियल है और किसी के हाथ लगे कोई पढ़ रहा है तो फटाफट पढ़ के मतलब ना निकाल पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वोकैबलरी का भी अच्छा खासा ज्ञान आपको होना चाहिए और ग्रामर का भी अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि अगर सिनोनिम्स में आप अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करेंगे तो आपको एग्जामिनर प्रेफरेंस देगा ही देगा। तो ये बात ध्यान रखनी है। 40 मार्क्स का होने वाला है। 10 मार्क्स का आपका जो होगा स्पोकन एबिलिटी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो 50 मार्क्स का ये बनने वाला है टोटल। स्पोकन एबिलिटी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू लगभग इसको भी देखा जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, तो ये 50 नंबर का होगा। टायर 3 आपका होने वाला है इंटरव्यू का और ये आपका 50 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर देखिए 10th लेवल की वैकेंसी में इंटरव्यू सुना है आपने? नहीं सुना होगा। तो 10th लेवल की वैकेंसी में इंटरव्यू आया है, इसका मतलब जॉब तो कुछ मजेदार है। लेवल इसका ठीक ठाक होने वाला है, कोई कमजोर लेवल का एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है जी, तो ये एग्जाम पैटर्न था इसका। तो आपको समझ में आया कि आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, फीस का आपको समझ में आया कि इसका फीस कितना होगा फॉर्म का। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल आपका स्टेट का चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका सिलेबस है, ये आपने देख ही लिया। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें आपके पास थी। अगर बात करते हैं हम जॉब लोकेशन की, ठीक है, तो जॉब लोकेशन कई बार क्या होता है अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज भी होता है ना। आप जिस क्षेत्र से और जो भी लोकल लैंग्वेज में आप रहते हैं, जिस लोकल लैंग्वेज को आप प्रीफर करते हैं, वही लोकल लैंग्वेज के आधार पर आपकी पोस्टिंग्स आती है। लेकिन ये फिक्स्ड नहीं है ना। जॉब लोकेशन आपको ऑल ओवर इंडिया दिया जाता है, लेकिन प्रेफरेंस यही रहता है कि शुरुआती दौरों में आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उन्हीं क्षेत्रों की निगरानी आप रखें। ठीक है, धीरे धीरे हो सकता है कि आपको इंडिया में जाना पड़े, इंटरनेशनल लेवल पर जाना पड़े, है ना, कहीं भी आपको भेजा जा सकता है। आपने आईबी के अंदर अजीत डोभाल साहब वगैरह की कहानियां सुनी होंगी। तो इस तरह से जॉब लोकेशन आपकी कहीं भी डिसाइड हो सकती है। ठीक है ना, लेकिन सबसे बड़ी बात, आपकी जो जॉब है ना ये कॉन्फिडेंशियल होती है। ये आपको ध्यान रखना है, आपकी जॉब जो रहेगी वो कॉन्फिडेंशियल जॉब रहेगी। आप इसका हो हल्ला हर जगह शोर शराबा चिल्लम चिल्ली नहीं कर सकते। जहां जरूरत पड़ने वाली है वहीं पर आप धीरे से सन्नाटे में बता सकते हैं कि मैं आईबी से बिलोंग करता हूं, जिसमें आपको थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन हर राहगीर को बताने की जरूरत नहीं होती कि आप आईबी से बिलोंग करते हैं। अगर कभी ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, कहाँ करते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में करते हैं और वहाँ पर बहुत सारी जॉब्स है। लेकिन आपको ये भी बताने से थोड़ा कतराना होता है, क्योंकि मैंने बहुत आईबी वालों को देखा है, वो लोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जैसे ही बताएंगे ना, लोग अनुमान लगा लेते हैं कि आईबी वाले का है। क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में और भी बहुत सारे प्रोफाइल होते हैं, लेकिन स्पेशली जो आईबी वाले होते हैं वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस्तेमाल करते हैं, तो लोगों को अंदाजा लग जाता है। तो इसलिए ठीक है, कॉन्फिडेंशियल भी रहना चाहिए, आप क्या करते हैं ये सिर्फ आप ही को पता होना चाहिए। तो जॉब बहुत अच्छी है,
सेंटर बहुत अच्छा है, लेवल बहुत अच्छा है, एग्जाम का लेवल भी अच्छा है, बस क्वालिफिकेशन जो है वो 10th मांग रहा है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे चल के प्रमोशंस भी इसके अंदर अच्छे खासे मिलते हैं। इंटरनल एग्जाम्स वगैरह दे करके आप अधिकारी रैंक में भी धीरे धीरे प्रमोट हो सकते हैं। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। फॉर्म भर दीजिएगा, फॉर्म को टाइम से पहले भर दीजिएगा, हफ्ता दिन पहले भर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो एट द एंड ऑफ द टाइम भरना चाहते हैं, जबकि सर्वर्स वगैरह या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कभी फोटो नहीं अपलोड होती, कभी कुछ। तो बेहतर है कि सर्वर खुलते ही आप जल्दी कर दीजिए। अगर आपने मन बना लिया है कि फॉर्म भरना ही है, तो आप इसको जल्द से जल्द भर के अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए और अपनी तैयारी में लग जाइए। जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयार रहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी किसी और एग्जाम में नहीं मिल पा रही है, कुछ नंबरों से आप रह जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस एग्जाम। फॉर्म को भर दीजिएगा टाइम से। अगेन रिपीटिंग, 27 साल तक के सारे स्टूडेंट जो होंगे वो इस फॉर्म को भरेंगे ही भरेंगे। 10वीं तो लमसम बहुत सारे लोग पास होते ही हैं, और 650, है ना, 450, 500 इज नॉट अ बिग अमाउंट। मुझे लगता है कि हर तैयारी करने वाला बच्चा भरने वाला है। तो जो पास करना चाहते हैं इस एग्जाम को, भैया वो भी ये मान के चलें कि 8 से 10 घंटा आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम डेट आने से पहले पहले, क्योंकि कंपटीशन का लेवल अच्छा होने वाला है, हलवा नहीं होने वाला है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो देखने के लिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब और लोगों को शेयर